शौहर का बीवी पर बेईमाना तशद्दुद। इसको मारा किसने और जेल कौन काट रहा है 10 महीने से, इस चीज की तो मुझे परेशानी है। मासूम बच्ची किसके पास? बोलते बच्ची उसके पास है, इसके पास है, उसके पास है, नहीं बरामद हुई। बच्ची जो है कोयटा में। कौन है सच्चा, कौन है झूठा? ऊपर से खड़े होके देख रहे, वो मुझे मार रहे, कोई नहीं आया। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। औरत के कई रूप हैं, माँ, बहन, बेटी और बीवी। माँ है तो कदमों तले जन्नत, बेटी है तो रहमत, बहन है तो घर की रौनक और बीवी है तो घर की इज्जत। लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी एक औरत को बेटी पैदा करने की पादाश में तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की रिवायत का तो इस्लाम ने खात्मा कर दिया और औरत को माशरे में एक आला मकाम भी बख्शा। लेकिन हमारे माशरे के बहुत से मर्द ज़हनी तौर पर अब भी उसी दौरे जहालत में बसते हैं जहां औरतों को मर्दों से कमतर समझा जाता है। जहालत की ऐसी ही एक दास्तान आज आपको दिखाएंगे अवाम की आवाज में। इस वक्त शाहिद हमारे साथ मौजूद है। ये वही शख्स है जिसकी बीवी इसके तशद्दुद का निशाना बनी और हम फुटेजेस में आपको दिखा चुके हैं, उसकी गुफ्तगू भी सुना चुके हैं, कितना बदतरीन तशद्दुद किया गया था, बच्चा भी छीन लिया। इनका क्या मौक़िफ़ है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था आप लोगों के दरमियान? ये हमारे इलाके में रहती थी, ठीक है ना, और मतलब ये कि एक उसकी शादी हुई थी, इससे पहले भी इसने 3 शादी की हुई थी, तो उसका मुझे मालूम नहीं था कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी, सिर्फ एक का मुझे बताया था इन्होंने, ठीक है। तो वो शोर था, इसका मतलब ये कि वो गेमलर किस्म का था, नशा वगैरह करता था। एक दिन मुझे पता लगा इनके घर में लड़ाई हो रही है, वो इसको मार रहे, पीट रहे, तो मेरे को किसी ने बोला आप जाओ इनका मसला हल करो। जब मैं वापसी आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसका जो हस्बैंड था वो निकला, फिर इसने मुझसे कहा कि भाई इससे मेरे को डाइवोर्स दे दिए और ये आके मुझे मारता है, ठीक है, मुझे मारता है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने उस लड़के को बाहर निकाल लिया। मैंने कहा कि भाई ये शरीफों के इलाके, आइंदा आप यहाँ पर नहीं आना, ठीक है। वो बंदा फिर दोबारा वहाँ पर नहीं आया कि आपकी शादी भी करवाएंगे। मैंने इस मामले में जो घर वालों से मशवरा किया, घर वालों ने मुझसे कहा कि भाई आप कर लो, ठीक है, अगर ये सवाब का काम है तो आप कर लो, ठीक है। मैंने निकाह कर लिया। तो शुरू के तो 6 महीने सही गुजरे, फिर उसके बाद जब मेरी बच्ची पैदा हुई ना, उसके बाद मैंने इसका असल रंग देखा। वो पुराने हस्बैंड के साथ इसके फ़ोन पे ताल्लुकात भी थे, ठीक है। अभी इनका ये कहना है कि इन्होंने मुझे मारा है, ठीक है, मेरे से बच्ची ली है। ना मैंने इसको मारा है, ना मैंने इससे बच्ची ली है, ठीक है। वो जो इनकी तस्वीरें हैं जिन पे इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया एम्बुलेंस के अंदर, वो क्या खुद को मार लिया? एक औरत जब 5 शादी कर सकती है, उसका दिमाग इतना शातिर है, तो अपने आप को 1-2 छुरी मारने को उसको क्या टाइम लगेगा? जब ये वाकई वो जी मैं घर में नहीं था। आपको क्या लगता है खुद से इन्होंने छुरियां मार ली? ये मुझे नहीं पता, खुद से मारी है किसी से मरवाई, इसका मुझे नहीं पता। आप एक नॉर्मल इंसान है ना, आप किसी से कहेंगे आपको छुरियां मार दे, आप खुद को पकड़ के छुरियां मार लेंगे? मैं क्यों मारूंगा? तो फिर यही तो सवाल उस खातून, वही तो मैं परेशान हूँ ना कि इसको मारा किसने और ग्लेम किसके पर आ रहे, जेल कौन काट रहे 10 महीने से, इस चीज की तो मुझे परेशानी है। इस शख्स की बातें सुनकर यही महसूस हो रहा है कि ये इंतहाई मासूम है और इस तमाम वाक़े से बेखबर भी। तो आपकी जो अभी मेरे केस नहीं चला, अभी मुझसे 5 लाख रुपए, मेरी बात सुने, अभी मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे, मुझे कह रहे कि केस यही मांग रही है, यही औरत मांग रही है। अच्छा, और जो बच्ची की बात आप कह रहे हैं, बच्ची आपने नहीं ली? बच्ची मैंने नहीं कोई दी है, मुझे नहीं पता बच्ची ना उनके पास है ना आपके पास? उनके पास, मेरे पास नहीं। सबूत है कि बच्ची उनके पास है? क्यों सबूत नहीं है? जब मैं घर से काम पे जाऊंगा तो सब कुछ घर में छोड़ के जाऊंगा, बच्ची है, मैं बच्ची अपने साथ लेके जाऊंगा काम। उनका तो ये कहना है कि आपने मारपीट करके उनको जख्मी कर दिया और बच्ची को आप अपने साथ लेके? नहीं, इस तरह बिल्कुल झूठ है, मैंने ना मारा है ना इससे मैंने बच्ची ली। बज़ाहिर मासूम और सीधा साधा नजर आने वाला ये शख्स जो बड़ी रवानी से अपनी मासूमियत पर मुसर था, प्रोग्राम के दौरान ही हमने महसूस किया कि इसकी तमाम गुफ्तगू झूठ और फरेब पर मबनी है। आपकी शादी को कितना वक्त गुजरा था जब ये वाकया पेश आया था? ये मेरे ख्याल से 2 साल गुजरे थे, 2013 में ये हुआ। अदालत साबित करेगी या वो तो पता चलेगा कौन सच बोल रहा है, झूठ नाम है? बिल्कुल अदालत साबित करे। अगर मैं मुजरिम साबित हो तो मुझे सजा दी जाए, और अगर मैं मुजरिम साबित नहीं होता हूँ फिर इन्होंने जो गवाह मेरे खिलाफ बनाए, मैं सब कुछ बनाया, इनको अंदर किया जाए। मुल्जिम का कहना है कि इसने घर वालों और मोहल्ले के अफराद के कहने पर सुमैया से शादी की, लेकिन इसकी बहन की गुफ्तगू इस बात की नफी करती है।
आप इनके साथ हैं? अच्छा, आप इनकी बहन है? जी, मैं इनकी सिस्टर हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ। 3 साल से हम लोग अपनी ज़मानतें कर करके थक गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले भी उसी की सुनते हैं, उसी की बात करते हैं, पेशकार हो गए सब उसी की सुनते हैं। हमारी कभी भी किसी ने भी नहीं सुनी। मना किया था हमने भाई को कि इस औरत से शादी नहीं करना। लेकिन आपके भाई तो कह रहे हैं मैंने घर वालों से सलाह मशवरा किया था, नहीं, मनाने के बाद शादी की थी। आपके मनाया, बहुत मनाया, लेकिन हम लोग एग्री नहीं थे। फर्स्ट टाइम जब इनकी लड़ाई हुई तो हमने इसको कहा कि इसको डिवोर्स दे दो। भाई 4 बंदे इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको छोड़ दो, आप अलग रहो, वो अलग रहे। लेकिन इसने नहीं मानी। उसके बाद हमने इसको आग किया। अभी भी हम इसके लिए कोर्ट नहीं आ रहे, हम अपने लिए आ रहे हैं, हमारी तारीख है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका जरिए आमदन क्या था? आप क्या फर्नीचर का काम। और मुझे ये बताइए कि क्या कोई झगड़ा वगैरह होता था जो बात यहाँ तक पहुँचाई, नौबत यहाँ तक आई? जब मैं काम से आया, मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। अच्छा। तो सामने पड़ोस की औरत थी, उसने मुझे देखा कि यार शायद आया हुआ है, वो बैग इसके हाथ में है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ये क्या मसला है? तो मेरे को ऐसा शक सा हुआ कि मैंने बोला यार ये क्या मामला है। तो खैर इसको मैंने बोला तुम चाय बनाओ। ये चाय बनाने की तो मैंने इसका मोबाइल उठाया, मैंने रिसीव कॉल और मिस कॉल दोनों में मैंने नंबर देखे, दोनों में जिन्हें MT लिखा हुआ है, नंबर डिलीट किया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैंने बोला यार इसका आसान तरीका हल ये कि MP4 MP3 का रिकॉर्डिंग का मिलता है 1800 रुपये का, वो मैंने लिया, वो मैंने घर में रखी। अच्छा। ठीक है, वो मैंने वहाँ पर रखी। मैं सुबह काम पे चले गया, काम पे चले गए, शाम को 6 बजे आ गया। 6 बजे आया तो मैंने वो चीज़ उठा दी, उसको मैंने बंद करके सामने दोस्त के घर चले गया, उसको मैंने चार्ज पर रख के इशा की नमाज़ पढ़ता। इशा की नमाज के बाद फिर उसको मैंने कानों में हेडफोन लगा के सुनना है कि सारा दिन कमरे में क्या क्या बातें हुई, क्या हुई, किसका फ़ोन आया, किसका नहीं आया। तो फिर आखिर में जो है ना तकरीबन 3 घंटे की रिकॉर्डिंग के गुजरने के बाद मुझे पता लगा कि इसके जो साहब शोर थे जिनसे मैंने इनको छुड़वाया था, उनके साथ इनकी बातें चल रही थी। तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? क्या रिएक्शन मेरा कुछ भी नहीं था। आपने बात नहीं की? मैं खामोश, मैं बिल्कुल खामोश था। इस पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ आपको गुस्सा आया, कोई मारपीट हुई? नहीं, एक बार तो इसके घर वाले आए थे, इसकी बहन आई थी, अम्मी आई थी, उस टाइम लड़ाई हुई थी मेरी। अच्छा। हाँ, बस थप्पड़ वप्पड़ लगे थे। आपने उसको मारा था? हाँ, थप्पड़ वगैरह मारे। ठीक है। आप शाहिद साहब की वालिदा हैं? हाँ, उसके बाद हमने कोर्ट पे घिसट थी, जेलों में घिसट थी, हम क्या करें? मैं खुद शुगर का बीमार हूँ। उसने मेरा बेटियों को सब किया, उसको करीब पहुँचा दिया जेल में। आपके साथ रहती थी? नहीं, उसका अलग घर है। मिलते थे आप लोग? मैं तो कभी कभार जाती, बेटे के लिए जाती, आ जाती। और जो इनकी बेटी थी? बोलते बच्ची उसके पास है, इसके पास है, उसके पास है, नहीं बरामद हुई, हमें क्या पता। ये मौक़िफ़ आपने सुना, अदालत में है केस, इस वक्त इसका क्या फ़ैसला होगा वो भी जल्द मालूम हो जाएगा। जो वकील हैं इनके, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या केस हिस्ट्री है, वो क्या कहते हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन है जालिम और कौन मजलूम, देखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ऊपर से खड़े होके देख रहे, वो मुझे मार रहे छुरों से, सब देख रहे हैं, बचाने नहीं कोई नहीं आया। जब मैं बाहर चल के खुद गई हूँ, मेरा बेटा तो पहले भाग गया था, नहीं तो सबसे पहले तो उसको मारता वो। हैसियत आई हूँ, मेरी उससे बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो इन्होंने मुझे कहा कि गुलाम हुसैन साहब ये तो अभी टेलर है। ये भाग भी गया था मुझे मार के छुरों से। उसने मेरी अम्मी को और मेरी बहन को इतना मारा, मेरी बच्ची उस दिन भी छीन के ये भाग रहा था। इस वक्त समिया हमारे साथ मौजूद है, जो कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी है। उसके पूरे जिस्म पे छुरियों के निशान थे। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि ऐसा सोच लिया जाता है कि उसको ज़िंदगी मिलेगी या वो ज़िंदा हो सकेगी, लेकिन ये एक मौजज़ा ही है कि डॉक्टर्स ने उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। उसके शौहर से भी हमने बात की, जिसका ये कहना है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उसने समिया पर भी लगाए। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। समिया से जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, इसकी शादी किन हालात में हुई और उसके बाद क्या हालात रहे, नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, क्योंकि मीडिया के ज़रिए समा ने भी ये सब कुछ दिखाया था कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ है। तो इससे हम जानते हैं। समिया, अब तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है आपको और अच्छी बात है, आप अपने कदमों पे खड़ी हो। इस आदमी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये जो इनकी बहन है ना साइमा, हमारे एरिया में जैसे आती थी जाती थी, जैसे मैं जिस एरिया में रहती थी ना, पटेल पाड़ा फुटबॉल ग्राउंड, तो इन्होंने बोला कि आप अकेले नहीं रह सकते हो ना, आजकल के दौर में अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला ये बात सही है कि मैं अकेली तो रह नहीं सकती, मेरा बेटा भी इतना जवान नहीं है, छोटा है 8 साल का। अच्छा, पहले शौहर से? हाँ जी हाँ, मेरा बेटा है, आसिफ से है। ठीक है जी। तो वो मेरा बेटा मेरे पास था, तो मैंने उनको बोला कि मैं जैसे भी हूँ अपना कमा रही हूँ, अपने बेटे को पाल लूँगी। लेकिन ये लोग मेरे को इन लोगों ने, पड़ोसियों ने बोला जो मेरा मकान था ना, उस मकान के बारे में बोला तुम्हारा मकान छीन लेंगे। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप है ना ऐसे करें, आप शादी कर लें, आप लोग की मतलब आपकी
आपकी इज्जत भी रहेगी और आप इनके साथ रहोगे, आपकी हिफाजत करेगा मेरा भाई, आपके बेटे को भी पालेगा, इसको पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। मैंने अपनी अम्मी को बोला कि माँ ऐसे ऐसे बात है। फिर मेरी अम्मी ने बोला ठीक है मैं देखती हूँ। देखा तो इतना मासूम बना हुआ था, अभी भी आपने देखा होगा कितना मासूम है, अल्लाह मियाँ की गाय, इसके चेहरे पे कितना मासूमियत फैली हुई है ना। ये इतना मासूम बन के हमारे घर पे आया, इसकी बहनें आई, सब ने बात की। फिर मैंने बोला चलो ठीक है कर लेती हूँ। जब इसकी माँ, इसकी बहनें सब जिम्मेदारी ले रही हैं, इसका भाई मोन और मुन्नी सब लोग आए हैं मेरे घर पे, जैसे एक मीटिंग रखते हैं, बैठे हैं, सब लोगों ने बात की है। मैंने भी बोला ठीक है ओके, मैंने भी यहाँ बोली थी, ये नहीं मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई, लेकिन मैंने इसलिए तो नहीं की थी कि ये मेरे को कत्ल करेगा, मैं बेटी पैदा करूँगी। मेरा ये कसूर तो नहीं है कि मैंने बेटी पैदा की है। अच्छा चलो, इसको लड़का चाहिए था। अच्छा ये वजह थी? यही वजह थी। अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये भाग भी गया था मुझे मार के छुरों से। इतने साल, 2 साल ये छुपा हुआ था। अच्छा मुझे ये बताओ कि समिया जो तुम्हारा शौहर है अभी शाहिद, इसका ये कहना है कि इसका लड़ाई झगड़ा होता था अपने पहले शौहर आसिफ से, तो ये बीच बचाव कराने आता था, ऐसा कभी नहीं नहीं कभी भी वो आया भी नहीं है। मेरे को खुद मैं फ़ोन उसको मैं बोलती थी मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे ऐसे हालात है। इसका कभी काम होता था, पॉलिश का करता था ये, कभी इसका काम होता था, कभी नहीं भी होता था। फिर मुझे बोलता था, मैं तुझे मेरे फ़ोन वो उठाता भी नहीं था, उसने मेरे नंबर सारे बंद करवाए हुए थे। जैसे इसकी शादी हो गई, अपनी ज़िंदगी खुश रहे और आबाद रहे। अच्छा नहीं, शाहिद से जब शादी हुई थी उससे पहले शाहिद कभी तुम्हारे घर आया था जब आसिफ की बीवी थी? तो नहीं कभी भी नहीं आया। वो तो कहता है जब इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, मैं कोई भी लड़ाई झगड़े कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा डिवोर्स हो गया था, उसके बाद मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं था। मैं इसके साथ नहीं, मैं अपना कमा के खुद पाल रही थी। एक दिन मुझे पता लगा इनके घर में लड़ाई हो रही है, वो इसको मार रहे, पीट रहे। जब मैं वापसी आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसका जो हस्बैंड था वो निकला। फिर इसने मुझसे कहा कि भाई इससे मेरे को डाइवोर्स दे दिए और ये आके मुझे मारता है। पहली शादी जो हुई थी उसमें क्या वजह थी डिवोर्स लेने की, डिवोर्स होने की? वो उन्होंने नशा कुछ ऐसा पीते थे, ड्रग्स, तो नशे में उसने तलाक दे दी। तो इस्लाम में ये जायज़ थोड़ी है कि जब नशे में तलाक दे दी तो फिर तलाक ही हुई ना। वो बोलता है नहीं है। मैंने बोला हो गई, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि इसकी माँ और बहन तुम्हारे घर आते जाते थे? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारे भाई से शादी कर लो, अकेले नहीं रह सकती। शादी हो गई जी। उसके बाद कैसा वक्त गुजरा? थोड़े दिन तो सही था, मतलब मेरी सास आती थी, ये पैसे जो भी पैसे कमाता था ना, पहले सबसे पहले अपनी माँ के घर जाता था। मेरे को पैसे इसने अभी तक नहीं दिए। जो भी पैसे कमाता अच्छा कमाता था, महीने में जैसे 1.5 लाख का भी ठेका इसको मिल जाता था, 2 लाख का भी मिल जाता था। पॉलिश का काम करता था, तो जो भी पैसे मिलते थे अपनी माँ को, सिर्फ मुझे खर्चे के जो होता था राशन लेके आके घर में देता था बस। और हफ्ते में सिर्फ मुझे 500 रुपये। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मर के कब्र में ही जाना है। मैं क्यों झूठ बोल, ये लोग झूठ बोले, इनकी सज़ा इनको अल्लाह पाक देगा, मुझे यकीन है। मेरी माँ मेरी बहन मेरे से मिलने आए, जब मेरे पास खाना नहीं था, मेरी बेटी छोटी थी रोहा माँ, मैं रो के मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, माँ मेरी बेटी इसकी बीमार है, मोशन लगे हुए, खाने का नहीं था बच्ची के पास। ये रात को देर से आके अपनी माँ के घर से खा के आ गया। मैंने बोला बच्ची को मोशन लगे हुए, कुछ खाने का लेके आके तो नहीं दिया इसने। फिर मैंने अपनी माँ को रात को 10 बजे फ़ोन किया, मेरी अम्मी खाना और खिचड़ी के चावल और लेके आके मुझे दिए, बोले पका के बच्ची को खिलाना। इसने मेरी अम्मी को और मेरी बहन को इतना मारा, अरे मोहल्ले वाले जमा हो गए। मेरी बच्ची उस दिन भी छीन के ये भाग रहा था, मैंने छीन ली अपनी बच्ची। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस दिन ये वाकया पेश आया था, जब इसने तुम्हें छुरियाँ मारी थी, ये कहता है कि पुराने शौहर से बात करती थी, उस वजह से झगड़ा हुआ था? क्या वजह? ये खुद बात करवाता था इसके नंबर से। मेरा मोबाइल वो उसने नंबर बंद किए थे कि कभी ज़ाहिरी बात है कभी मजबूरी होती थी, मैं इसको फ़ोन करती तो उसने मेरे नंबर भी बंद करवाए होते कि मैं उसको फ़ोन करके मेरी वजह से उसके लिए भी ना मसला और ना मेरा घर उजड़े। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, पलंग के जैसे नीचे गद्दे के नीचे छुरा निकला। मैंने बोला ये छुरा तुमने क्यों रखा हुआ है? तो बोलता है किसी का मुझे कत्ल करना है। मैंने बोला रेंजिस और आती है, आजकल ऐसे हालात है, तुम ये घर में नहीं रखो, जिसका है उसको दे दो। बकरा ईद तो ख़त्म हो गई है, तुमने पलंग के नीचे क्यों रखा हुआ है? मैं बकवास नहीं कर सकती तुमसे, ये छुरा उठाओ और बाहर निकल जाओ इस घर से। हमारे घर के पास किसी का जनाजा, मतलब कोई फौत हो गया था, तो बाहर इतनी रश भी लगी हुई थी, लेकिन उस मोहल्ले में किसी को कत्ल भी कर देंगे ना, कोई साथ नहीं देगा। ऊपर से खड़े होके देख रहे, वो मुझे मार रहे छुरों से, सब देख रहे हैं, बचाने नहीं कोई नहीं आया। जब मैं बाहर चल के खुद गई हूँ, मेरा बेटा तो पहले भाग गया था, नहीं तो सबसे पहले तो उसको मारता वो। अच्छा, तो इसको ये
पता था कि तुम्हारी पहले शादी हो गई है? सब पता है, पूरे खानदान को इसके पता था। मैंने बोला भाई मेरा बेटा है, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी है। सब कुछ इसने लिख के मुझे निकाहनामे में दिया हुआ है। तो जब छुरियों से मारा तो फिर कौन हॉस्पिटल? तुम होश नहीं रहा होगा? मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को इतने मारे थे, गले की सांस का पाइप काट दिया था इसने। जैसे ये खत्म, मेरे इधर ऐसी जगहों पे जख्म दिए कि सारे लोग खड़े, मैं कैसे आपको दिखाऊं। अब मेरी पिक्चर देख सकते हो कि कहाँ कहाँ इसने मुझे मारा है। 2 महीने में आईसीयू रूम में पड़ी हुई थी, कोई भी नहीं आया, ना मेरी नंद आई ना मेरी सास। और बेटी अब कहाँ है? बेटी का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मार के ये बच्ची लेके गए, मेरी नंद लेके गई है और मेरा शोर साथ लेके गए लोग बच्ची मेरी। या बच्ची को मार दिए या कहीं बेच दिया इन लोगों को पैसों के लिए, और जाहिर बात है मर्दे कोई और शादी कर लेगा, बच्ची को कहीं सेल कर दिया होगा। मेरी बेटी है भी इतनी प्यारी। तुम्हें याद नहीं आती? आती है, मैं माँ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अभी तक तो कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। जिस दिन मैं ठीक हुई थी उसी दिन मैं यहाँ पे आई जज साहब के सामने, मेरा केस भी नहीं लगा हुआ था। मैंने बोला मेरी बच्ची मुझे दिलवाओ। जब हॉस्पिटल में थी तो कोई था तुम्हारे पास? मेरी माँ, एक अंकल था वो जो मेरे को हॉस्पिटल लेके गया था। मैं बाहर गई मोहल्ले का था? हाँ, उसी मोहल्ले का था। एक अंकल अच्छा था, उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गया। इतने जख्म आए हुए थे, सिर्फ ड्रिप खून की चढ़ाई हुई थी। मेरे को कोई बोले पहले FIR कटवाओ फिर ही होगा। किसने मारा, क्या हुआ? डॉक्टर इसलिए बने हुए कि कोई मरा हुआ उसको कोई देखता भी नहीं है। और ये तो अभी वकील कह रहे हैं कि आप आपस में सुलह सफाई कर लो, तो तुम क्या राजी हो इस पर? मेरी बच्ची जब तक ये लोग नहीं लेके आएंगे मैं नहीं करूंगी इनसे। ये लोग मुझे बोल रहे हैं तुम्हें पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो मेरे पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, मेरा मेडिकल का दे रहे हैं। अच्छा, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची वापस मिल जाए, तुम इसके साथ रहो? ये रखना चाहता है ना तो रखे ये बच्ची। मैं ये भी बोलूं कि ये रखना चाहता है ना, इसकी फैमिली इतना बच्ची के ऊपर इतना मर मिटे हैं। एक तो बच्ची चाहिए नहीं थी इनको, बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। अब इनको इतनी प्यारी बच्ची लग रही है तो रखना चाहते हैं। महीने में मैं भी माँ हूँ, मैंने पैदा किया है, मेरी औलाद है। एक माँ कैसे रह सकती है? अभी भी बोला है कि मेरे को नहीं पता, मेरा जमानत करवा दो मैं भाग जाऊँ। अच्छा, वो ये बोले मेरी जमानत करवाओ और घर के पास जिरगा बैठाएंगे। जिरगे में क्या होता है, इतने जिरगों में तो ये हालत हो गई मेरी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। जैसा मेरा फैसला करेंगे बस। ठीक, वजीर आला मेरी मदद करे। ये देखें, ये इससे पहले भी बच्ची को लेके जा चुका है, बच्ची छीन के लेके जा चुका है। 2 महीने की थी जब ये, उससे पहले भी FIR करती हुई है। उसके अलावा बाकी आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है। और अभी बच्ची बिल्कुल लापता है, उसको कुछ नहीं पता वो कहाँ से। 3 साल गुजर चुके हैं, मुकदमा चल रहा है। ये फ़रार था ये शख्स और इसको 2015 में गिरफ़्तार किया गया। और 2015 में जब ये पकड़ा गया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो बहुत सी चीज़ें आपने आईओ से भी सुनी, समिया की बात भी आपने सुनी। और इस बात के तो सब गवाह हैं, वहाँ मोहल्ले वाले जिनसे इन्होंने बातचीत की कि इसको मारा पीटा और छुरियों के वार करके इस हद तक ज़ख्मी कर दिया था कि हॉस्पिटल वाले भी इसे दाखिल नहीं कर रहे थे। और तुम्हारे शौहर का इल्ज़ाम ये भी है कि इसके पुराने शौहर ने इसको, जो साबिका शौहर है, उसने इसको मारा। उसने मारा ही नहीं है, वो कैसे आ सकता है वहाँ पे? अच्छा, उसने मारा था तो ये भाग के कहाँ चला गया था इतने साल? जब उसने मारा तो तुम खुद चले जाते थाने में कि भाई मैंने तो मारा ही नहीं, उसने मार दिया। थाने में जाना चाहिए ना, तुम कहाँ भाग के चले गए हो? सही बोलियो गलत? ठीक है। ये कहाँ भाग के चला गया था इतने साल? 2 साल के लिए। हाँ, ये कहाँ भाग गया? जब तुमने जुर्म ही नहीं किया तो तुम्हें थाने में जाना था, FIR कटवानी थी कि भाई मेरी बीवी को उसने मारा है, आसिफ ने मारा है। तो तुम कहाँ छुपे हुए थे? अभी तुम क्यों सजाए को काट रहे हो? अच्छा, इसकी जो बहन और माँ थी ये भी लड़ाई झगड़ा करते थे? इसकी माँ नहीं करती थी, मैं इसकी माँ का नहीं नाम ले सकती। इसकी माँ मेरे को खाने की चीजें दे के जाती थी, इसकी माँ है। अच्छा, जाहिर बात इसकी माँ बहुत अच्छी है। इनकी बहनें ना वो सिखाती थी इसको, ये तुम्हारे सर पे नाचेगी ना, इसको पैसे देना ज्यादा। वो भी बहनों से पूछे बिना राशन नहीं लेके देता। 500 रुपए का राशन पूरा हफ्ता चलाना होता था। अच्छा, इससे शादी करने से पहले तुम्हारा एक शादी हुई थी? एक शादी हुई, और इसका कहना है कि इसकी 3-4 शादी। अच्छा, ये ऐसे बोल रहा है शादी का, तो मेरी 3-4 शादी की थी। तू तो कवारा लड़का था, तो ऐसी औरत से शादी करने का तेरे को क्या फायदा था? मेरा तो एक बेटा था माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से। दोनों फरीकैन का मौकिफ आपने देखा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या तफ्तीश की, देखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में। बाकौल इस विक्टिम के कि मुझे जो है ना उसने छुरी घर में रखी हुई थी और मैंने सुबह के टाइम था इसको कहा कि आप काम पे जाएं। इसने फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। क्योंकि ये मफरूर था तो इसने कहा था कि जी बच्ची जो है कोयटा में, अच्छा, कोयटा में है, कोई बलोच खातून है, मैं उसको अखराजात देता हूँ और उसने अपने बच्ची की देखभाल कर रही है।
आपको दिखाएंगे कि इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर जो इस केस की बारीकियों को हल करने में मसरूफ अमल है वो क्या कहते हैं। क्या ये महज इल्जामात हैं जो मुलजिम पर लगाए गए या हकीकत, आप भी देखें। इस वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि केस पर वो तहकीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनके पास दोनों साइड के कहानी होगी कि वो क्या है, क्योंकि हम लोग तो इस फैसला करने से कासिर है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, केस इनके पास कब आया और अब तक क्या पेशरफ्त हुई। अच्छा, ये केस कब आपके पास आया? 12/11/2013 को। ठीक है। मेरी पोस्टिंग थी जमशेद क्वार्टर थाने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में। वहाँ पे एक खातून को उसके शोहर ने छुरियाँ मार करके शदीद जख्मी करके अस्पताल पहुँचा दिया था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक औरत जब 5 शादी कर सकती है, उसका दिमाग इतना शातिर है, तो अपने आप को 1-2 छुरी मारने को उसको क्या टाइम लगेगा। जब ये हॉस्पिटल पहुंची तो पुलिस तक पहली इत्तला किसने पहुंचाई थी? कोई भी अगर मरीज़ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो MLO साहब हैं वो वहाँ बाकायदा नोट कराता है। हम इन्वेस्टिगेशन वाले हमें उस वक्त रब्ता किया जाता है जब FIR लाज होकर हमें मिलती है, तब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। जब आपने इन खातून को देखा तो ये जख्मी हालत में थे? शदीद। इसके हाथों में छुरे के निशानात थे, गर्दन पर थे, इसके पैरों के नीचे तलवों में इसके निशानात थे, और कुछ ऐसी जगह थी जो कि मैं भी नहीं देख सकता था। अलबत्ता मैंने उसकी बहन के ज़रिए से उसकी तस्वीरें उतरवाई। इसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही ये लड़की सही हो गई, इसने अपने शोहर को नामजद किया हुआ था। इसकी माँ ने, जीना ने कहा था कि मेरे दामाद शाहिद अजीज़ ने इससे छुरियाँ मारी हैं। ठीक है। फिर मैंने मौका मुआयना किया तो तकरीबन 1 फुट लंबा छुरा था जो उसके घर से बरामद हुआ। अच्छा, बरामद भी हो गया? बरामद हो गया, और वो खून आलूद था। ठीक है। वहाँ पे एक शख्स था जो कि कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर कहीं रहता था और अपने बेटे के घर पे आया था। इसने तमाम चीज़ें अपने आंखों से देखी थी, इसको मारते हुए, उसको ये जख्मी करते हुए। उसने जब ये देखा तो फिर वो घूम कर आया अपने घर से और इसके आगे थोड़ी पे हाथ लगाया, बोला अल्लाह के वास्ते इसको माफ़ कर। तो उसके बाद उसने ये कमांडो की इसने जैकेट पहनी हुई थी और पैंट में ट्राउज़र पहना हुआ था। अच्छा। अगर मैं मुजरिम साबित हो तो मुझे सजा दी जाए, और अगर मैं मुजरिम साबित नहीं होता हूँ फिर इन्होंने जो गवाह मेरे खिलाफ बनाए, मैं सब कुछ बनाया, इनको अंदर किया जाए। उस दिन वहाँ एक अहम वाक़या हुआ था कि किसी की मैयत हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे। फिर उन्होंने भी मुझे यही बताया कि भाई ये यहाँ पे ये वाक़या हुआ है, लेकिन ये कि शोहर ने ये पहली मरतबा, पहले भी ये 6 महीने की बच्ची थी भी शोहर लेके भाग गया था। अच्छा, इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा ये वाक़या हुआ है, उसमें भी FIR कटी थी। फिर ये तो भाग गया था, इसके किसी खास दोस्त को उन्होंने पकड़ा था पुलिस ने, और फिर वो मजबूर होते उसने बच्ची वापस कर दी। जो शाहिद है उससे हमारी बातचीत हुई है, उसका ये कहना है कि समिया जो है वो मुकम्मल झूठ बोल रही है, उसने कुछ तशद्दुद नहीं किया, वो नहीं जानता कि किसने। मेरी गुजारिश ये है, ये केस है 13/11/2013 का। इसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिए शाहिद अजीज़ के, वो नंबर मैंने ट्रेस पे लगाए। उसके बाद बहैसियत आईओ मेरी उससे बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो इन्होंने मुझे कहा कि गुलाम हुसैन साहब ये तो अभी टेलर है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये उनके शाहिद के अपने अल्फाज। इसके बाद इस खातून के, क्योंकि इसके साथ फ़ोन पे था, फिर इन्होंने आके अपने शोहर की रिकॉर्डिंग सुनाई। इंतहाई गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये बताओ कि तुम बच गई हो, कौन से अस्पताल में, मुझे सिर्फ अस्पताल बता दो, मैं वहाँ आके तुम लोगों को मार दूँगा। जो मैंने अपने कानों से उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनी। ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने इसने अपनी सिम भी बंद कर दी थी, इसने अपने फ़ोन भी बंद कर दिया था। नए नंबर से इसने अपनी बीवी को फ़ोन किया। जब नया नंबर मुझे मिल गया, हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, हमने उनसे रब्ता किया तो मुझे लोकेशन का बताया कि जी ये गार्डन हेडक्वार्टर के साथ जो कोई जगह है उसकी लोकेशन ये आ रही है। उसी दिन मैं वहाँ पे गया और इसको इस तरह से पकड़ा कि इसके वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास इसकी तस्वीर मौजूद थी। बच्ची का कुछ पता चला? क्योंकि ये मफरूर था तो इसने कहा था कि जी बच्ची जो है कोयटा में है। अच्छा। कोयटा में है, कोई बलोच खातून है, मैं उसको अखराजात देता हूँ और उसने अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। बच्ची मैंने नहीं कोई दी है, मुझे नहीं पता बच्ची ना उनके पास है ना आपके पास? उनके पास, मेरे पास नहीं। अच्छा, अपने बयान में वो अभी भी कहता है कि मैं बेकसूर हूँ? बेकसूर हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मानता है कि मैंने जुर्म किया है? इसने मेरे सामने तो इकरार किया, इसने वजह भी बताई। ये साहब का खामिन के साथ जो है ना राब्ता करने लगी, मुझे ये गवारा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। गुलाम हुसैन साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और कुछ हकायक हमारे सामने रख रहे हैं। अब
आप ये देखिए कि गैर जानिबदार तरीके से काम करती है पुलिस हमारी। तो जो हकायक उनके सामने आए, जो उन्होंने लोगों से मालूमात इकट्ठी की, जो उन्होंने देखा वहाँ पर कि किस हालत में वो खातून मौजूद थी, वो भी आपके सामने है। उन खातून का बयान भी हमने आप तक पहुँचाया, उनसे गुफ्तगू जो हमने की उसके ज़रिए आप तक बहुत सी चीज़ें आई। और शाहिद जो कि इस वक्त मुलजिम है और उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उसकी गुफ्तगू, उसकी फैमिली की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अदालत में भी ये मुकदमा है और इसका फ़ैसला कब तक आए वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है। ऐसे केसेस में कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका फैसला हम नहीं कर पाते, ये अदालतों का काम है। और कानूनी पेचीदगियों को जानने के लिए हमने एक एडवोकेट से बातचीत भी की। आज इस खातून की कहानी हमने आपको दिखाई। ये कहानी हर मुख्तलिफ घर की कहानी है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम अमूमन सुनते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन और हज़रात को भी आपको दिखाया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं। बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर इंसान इस हद तक आ जाता है? और कानून इसके मुतालिक क्या कहता है? अगर कोई कानून से राबिता करता है और उससे मदद मांगता है तो कानूनी तकाज़े क्या कहते हैं और किस तरह से उसकी मदद की जाएगी? उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लियाकत अली एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कानून की रोशनी में वो हमें बताएं कि इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात होते रहते हैं, एक तो उसकी रोकथाम और फिर उसके बाद कानून के मुताबिक उसकी सज़ाएँ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हमने कवर किया और पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हम कवर करते रहते हैं। कानूनी पहलू क्या है इसमें? लेकिन जहाँ तक आपने सुमैया के केस की बात की, पहली शादी करने के बाद जो है ना इसका एक बेटा पैदा हुआ, वहाँ पे कुछ अर्सा इसकी शादी रही, बाद में इख्तलाफात हो गए। इस इख्तलाफात के बाद जो इसका पहला शौहर था उसने इसको एक घर दिया और बोला आप मेरे बच्चे की कफ़ालत करें और आप मेरे घर के अंदर रहें। वहाँ पे उस मकान के अंदर ये रहती थी। बाद में अहले मोहल्ला ने इसकी शादी जो है इसके मौजूदा शौहर के साथ करवा दी। छोटी छोटी बात पे ताने मारना, जिसके ऊपर इनका एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, वो कुछ अर्सा तक रहा। उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला कि बाकौल इस विक्टिम के कि मुझे जो है ना उसने छुरी घर में रखी हुई थी और मैंने सुबह का टाइम था, इसको कहा कि आप काम पे जाएं। इसने फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। वालदा ने आके जो है ना फिर इसकी तीमारदारी करवाई है। 2 महीने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रही। फिर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद जो है इसके अंदर जो उसकी नंदें थी जो उन्होंने जाके अबूरी ज़मानतें करवाई और बाद में वो कंफर्म हुई। इसका जो शौहर था वो नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर ये केस मेरे पास आया, मेरे पास ये फ़ाइल लेके आई। फिर हमने उसकी अपने बेस्ट एफ़र्ट्स किए, मुख्तलिफ आला हुकाम को हमने दरख्वास्तें दी। पुलिस ने तकरीबन 1 साल के बाद इसके शौहर को गिरफ़्तार किया जो कि अभी तक जेल में है। अब ये केस ट्रायल हो रहा है एडिशनल सेशन जज कोर्ट नंबर 5 कराची ईस्ट में कामरान अताज सुमरो साहब की कोर्ट में। वहाँ पे इसकी एविडेंस चल रही है, लेकिन अभी भी इसको जो है ना थ्रेट्स दिया जा रहा है कि आप जो है ना हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। इसकी वालदा, इसके जो गवाह हैं उनको टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉज मौजूद हैं जिसके बारे में अक्सर ख़वातीन को या अक्सर बच्चे, मर्द हज़रात भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो उसके बारे में बताइए क्या कवानीन है? हमारे पास तो PPC में, CRPC के अंदर भी कवानीन मौजूद हैं। इसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ बिल्स जो है 2013 के अंदर सिंध असम्बली ने भी एक बिल पास किया था। ख़वातीन को जो है ना जहाँ पे वो काम करती हैं उनको हरासन किया जाता है। रास्ते में वो बसों में सफ़र करती हैं उनको हरासन किया जाता है। अगर वो जा रही हैं रास्ते में लोग जो है ना आवाज़ें कसते हैं, इसके ऊपर कानून साजी जो है ना की गई है। बात यह है कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, अगर कोई खातून किसी ऑफिस में काम करती है, अगर वो अपने कुलीग की या किसी दूसरे साथी की कंप्लेन करती है तो बजाय उसकी बात सुनने के उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। जैसे जो मुलजिम है जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया उस पर जुर्म साबित हो जाता है, उसके बाद सज़ाएँ क्या क्या दी जाती हैं उसकी? देखिए, हर केस की जो ना अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी सुमैया का केस था, इसके अंदर 324 की सेक्शन लगी है इक़्तिदाम कत्ल की जो है। अब उसकी सज़ा जो है ना 10 साल है, उसकी अलग सज़ा है। अगर कोई वाक़या होता है FIR उसकी कटती है तो हमारे पास 2 महकमे हैं। एक FIR दर्ज करने वाली ऑपरेशन पुलिस है, वो FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के डिपार्ट की जो जिम्मेदारी है वो फिर आपके साथ जो वक़ुआ हुआ है वो आपका बयान लेंगे, उस शहादतें इकट्ठी करेंगे, क्या आपने जो FIR दर्ज करवाई है वो सही है या गलत है। वो तमाम मटेरियल इकट्ठे करने के बाद वो उसकी चार्जशीट जमा होती है। चार्जशीट जमा होने के बाद मुलज़िम अरेस्ट करते हैं, उसको जेल भेजते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रायल एक कोर्ट जो है ना समात उस केस की करती है। अच्छा, सुलह का भी हम बहुत सुनते हैं। ऐसे केसेस में ये कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और बाज़ औक़ात दोनों फ़रीक़ैन हैं जो सुलह भी कर लेते हैं। ऐसे वाक़यात बेशुमार केसेस हैं जिनके अंदर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इवन के शुरू में हम देखते हैं
कि कंप्लेनेंट जो है एक एग्रेसिव होता है, वो कहता है नहीं जी मैं किसी सूरत में इसको नहीं छोड़ूंगा और मेरे साथ जो है ना एक बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, मैं इसको सज़ा दिलवाऊंगा। आगे जब वक्त थोड़ा सा गुजरता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जितना पहले वो पुरजोश होता है उसके बाद वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। उसको पता है कि मुझे जो है ना वो आगे इंसाफ नहीं मिल रहा, या उसको तरह तरह से थ्रेट्स किया जाता है या प्रेशराइज़ किया जाता है ख़ानदान की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से। उस वजह से फिर लोग जो है ना वो आउटसाइड दी कोर्ट जो है, अदालतें कभी नहीं कहती कि जो है ना आप कंप्रोमाइज़ करें। अदालत आपस में ही वो आपस में अदालत के बहर जाके या तो वो पैसे ले लेते हैं या डर खौफ की वजह से कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब जज साहब के सामने जब आप आएंगे, आप कहेंगे मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, या मैंने अदालत के बहर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, वेल विशर के कहने के ऊपर मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो कोर्ट उसमें आपको नहीं रोक सकती। फिर जो ना कोर्ट ने फिर डेफिनेटली आपको इक्वेट करना है। ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल में लियाकत साहब ने हमसे बात की और हमें बताया कि किस तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हर घर की कहानी बन चुकी हुई है। लॉज मौजूद है और ख़ास तौर पे जो विमेन प्रोटेक्शन लॉ बना था उसके बाद इवन अगर हरास किया जा रहा है आपको वर्क प्लेस के ऊपर, किसी मोहल्ले में, किसी भी जगह पर, तो आप उस पर भी कंप्लेन लेके जा सकते हैं पुलिस स्टेशन में और उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज करके अदालत तक भी जाया जाता है। लेकिन जो भी केस आप लेके जाएं और एक मरतबा सोचें कि आपने इस केस को उठाना है, सामने लेके आना, तो उसको फॉलो ज़रूर करें, उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएं, वरना फ़ायदा नहीं है अगर बीच में किसी केस के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस तरह की मिसालें अगर कायम होने लगेंगी तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी ये इबरत का निशान बनेगा और इस किस्म के वाक़यात में यकीनी तौर पर कमी आएगी। ये केस अभी अदालत में है और अपनी अदालतों पर हमें भरपूर यकीन है कि वो फैसला इंसाफ पर करेंगी। लेकिन सुमैया वाहिद औरत नहीं जो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो शायद अपनी और अपने घर की इज्जत की खातिर ना सिर्फ ये तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात अपना घर बचाते हुए अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन सोचिए कि क्या एक नहत्ती औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी है? क्या बेटी की पैदाइश एक जुर्म है? खुदारा इस बात का एहसास कीजिए कि एक औरत को इस्लाम ने एक आला मकाम पर फाइज किया है, तो फिर कोई कौन होता है उसकी तस्लील करने वाला? अपने अंदर के सोए हुए इंसान को जगाइए और औरत को कमतर समझने की बजाय उसे उसका मकाम और इज्जत दें, ताकि आपको भी इज्जत की नजर से देखा जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए।